ये जंग एक बार शुरू हो जाए तो ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही ले जा सकती है और इसकी प्रोबेबिलिटी 80 से 90% के दरमियान है। प्रोफेसर जियांग का ये दावा सच में बहुत शॉकिंग है, लेकिन उनका यही मानना है कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एक आलमी जंग पहले ही शुरू हो चुका है। आज के इस तज्जिये में हम इस प्रोवोक करने वाले क्लेम की गहराई तक जाएंगे। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर आखिर हो क्या रहा है? चलिए बिल्कुल इम्पार्शियल होकर प्रोफेसर जियांग की इस जियोपॉलिटिकल थीसिस को ब्रेक डाउन करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस बुनियाद पर ये क्लेम कर रहे हैं कि रिसोर्सेज, करेंसीज और ग्लोबल डोमिनेंस की एक बड़ी जंग ऑलरेडी चल रही है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिनारियो को क्लियर करने के लिए आज हम इस ग्लोबल चेसबोर्ड के 5 मेन मूव्स पर फोकस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 थीसिस से शुरू करते हुए मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, ईरान कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री ड्राफ्ट का कनेक्शन, एआई स्टेट का राइज और आखिर में इस आने वाले कोलैप्स से सर्वाइव करने का रास्ता। पहले हिस्से से स्टार्ट करते हैं, द वर्ल्ड वॉर 3 थीसिस। इन संगीन प्रेडिक्शंस को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि दुनिया की ये बड़ी ताकतें आखिर प्लानिंग कैसे करती हैं। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे ग्रैंड स्ट्रैटेजी कहते हैं। असल में ये जियोपॉलिटिक्स का वो गेम है जहां मिलिट्री अलायंसेस और रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल करके सुपर पावर्स अपने ग्लोबल पावर बनाए रखती हैं या अपने राइवल्स को गिराती हैं। इनके लिए ये दुनिया सच में सिर्फ एक बड़ा सा चेस बोर्ड है जहां रूल्स और रिसोर्सेज पूरे गेम को चलाते हैं। अगर इन कंपीटिंग स्ट्रैटेजीज को कंपेयर किया जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रैटेजी है पेट्रो डॉलर को हर हाल में डिफेंड करना और डिवाइड एंड रूल के जरिए अपनी इंपीरियल हेजेमोनी कायम रखना। दूसरी तरफ रशिया, चाइना और ईरान जैसे मुल्कों का राइवल ब्लॉक है। इनकी स्ट्रैटेजी है एक यूरेशियन ट्रेडिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश करना जिसमें गोल्ड का इस्तेमाल हो ताकि अमेरिकन सी पावर और डॉलर की मोनोपोली को परमानेंटली बाईपास किया जा सके। कहानी यहां रुकती नहीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बैटल फॉर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जमीन से ज्यादा दुनिया की ट्रेड और असल पावर समुद्रों से होकर गुजरती है। दुनिया के इन सबसे नैरो और स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को देखें। मिडिल ईस्ट की एनर्जी सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईस्ट एशियन ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ मलैका और इसके अलावा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पनामा कैनाल और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। प्रोफेसर जियांग पॉइंट आउट करते हैं कि इन तंग समुद्री रास्तों को कंट्रोल करना ही सुपर पावर्स का असल हथियार है ताकि वो अपने राइवल्स की इकोनॉमी का गला घोट सकें। इस डेंजर को थोड़ा स्पेसिफिकली देखते हैं। चाइना की डिपेंडेंसी का हाल ये है कि उनकी लगभग 55% ऑयल इंपोर्ट्स सिर्फ मिडिल ईस्ट से आती हैं। अगर किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में इन चोक पॉइंट्स के जरिए चाइना का एक्सेस कट हो जाए तो ये उनके लिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन जाएगी, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। और ये कोड थीसिस का एक कोर आइडिया है। अगर यूएस पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर को कंप्लीटली कंट्रोल कर ले तो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को उनसे एनर्जी और रिसोर्सेज मांगने पड़ेंगे। यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी का बुनियादी मकसद इसी डोमिनेंस को सिक्योर करना है ताकि अमेरिकन एम्पायर हमेशा टॉप पर रहे। लेकिन ये टेंशन सिर्फ समंदरों तक महदूद नहीं। तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, ईरान एंड द नेशनल ड्राफ्ट। ग्लोबल ओशन से निकलकर अब हम एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के असरात देखते हैं। यहां एक बहुत सीरियस सवाल उठता है। एक कॉन्फ्लिक्ट जो किसी दूर के मुल्क में चल रहा हो, वो आम शहरियों की डोमेस्टिक लाइफ को, उनके घरों को डायरेक्टली कैसे इंपैक्ट करता है? ये हाई लेवल जियोपॉलिटिक्स प्रैक्टिकली कैसे इफेक्ट करती है? इसे समझने के लिए ज्योग्राफी को देखते हैं। इराक की मिसाल लें, जो एक फ्लैट डेजर्ट था जहां क्विक शॉक एंड ऑ स्ट्राइक्स बहुत आसान थीं। लेकिन ईरान एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। ये एक माउंटेनस फोर्ट्रेस है, पहाड़ों का एक नेचुरल किला जो डिसेंट्रलाइज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर को फेवर करता है। जियांग के मुताबिक यही वजह है कि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट एक लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन बनेगा जिसे जल्दी जीतना नामुमकिन होगा, एक ऐसी वॉर जो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। और ऐसी सिचुएशंस आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट होती हैं। पहले फेज में स्ट्राइक्स होती हैं, दूसरे फेज में नेवल ब्लॉकेड्स और मुआशी पाबंदियां। उसके बाद शुरू होती है फेज 3, यानी एक बहुत लंबी जमीनी जंग। और जब वॉर इतनी लंबा अरसा चलती है तो ऑटोमेटिकली फेज 4 आता है, द नेशनल ड्राफ्ट। क्योंकि आखिर में इतनी बड़ी वॉर को सस्टेन करने के लिए थाउजेंड्स की तादाद में नए ग्राउंड ट्रूप्स की जरूरत पड़ती ही है। 18 से 24 ये वो उम्र है जिसके बारे में जियांग वार्न करते हैं। उनके एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका में नए लॉज आने वाले हैं जिसके तहत दिसंबर से इस एज ग्रुप के मेल्स ऑटोमेटिकली मिलिट्री ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर होने लगेंगे। यही वो मकाम है जहां फॉरेन पॉलिसी अचानक आम लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस डोमेस्टिक इंपैक्ट के साथ
एक और डेंजर जुड़ा हुआ है। चौथे हिस्से पर आते हैं, राइज ऑफ द एआई स्टेट। जब लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो आम लोगों पर कंट्रोल का ढंग भी बदल जाता है। जांग, जिसे दी एआई सिविलियन स्टेट कहते हैं, वो बेसिकली एक हाईटेक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। इमेजिन करें एक ऐसा सिस्टम जहां मैंडेटरी डिजिटल आईडीज और डिजिटल करेंसीज के जरिए पूरी पॉपुलेशन को 24/7 मॉनिटर, कैटेगराइज और कंट्रोल किया जा रहा हो। ये एब्सोल्यूट डिजिटल सर्वेलेंस का जमाना है। और यह हाईटेक कंट्रोल सिस्टम 4 सिंपल स्टेप्स में बनाया जाता है। पहला कदम, सबके लिए डिजिटल आईडीज कंपल्सरी करना। दूसरा, हर शख्स की ऑनलाइन एक्टिविटी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना। तीसरा, एआई की मदद से बिहेवियर प्रिडिक्ट करना। और चौथा और सबसे खतरनाक कदम, रूल्स ना मानने वालों की उनके अपने ही पैसों और रिसोर्सेज तक एक्सेस ब्लॉक कर देना। प्रोफेसर जैंग पॉइंट आउट करते हैं कि चाइना में ऐसी सिस्टम्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही हैं और बाकी दुनिया भी इधर ही जा रही है। तो इन टेंशन, सर्वेलेंस और कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेट नतीजा क्या होगा? आखिरी हिस्से पर आते हैं, सर्वाइविंग द कमिंग कोलैप्स। यहां हिस्ट्री से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट सामने आता है, द ब्रॉन्ज एज कोलैप्स। सदियों पहले वेल एस्टैब्लिश्ड एम्पायर्स, अर्थक्वेक्स, फैमिन्स, वॉर्स और मास माइग्रेशंस के एक परफेक्ट स्टॉर्म की वजह से अचानक एक साथ तबाह हो गए थे। जियांग एग्जैक्टली यही कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि हमारी मॉडर्न ग्लोबल सुपर पावर्स इस वक्त अपनी हद से ज्यादा फैली हुई हैं, ओवरस्ट्रेच्ड हैं और बिल्कुल वैसे ही किसी अचानक आने वाले कोलैप्स के सामने कंप्लीटली वल्नरेबल हैं। ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी तबाही आने से पहले ही वार्निंग साइंस देना शुरू कर देती है। कोलैप्सिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फर्टिलाइजर और खाने पीने की शदीद कमी, दुनिया की एनर्जी इन्वेंट्रीज का डिप्लीटिंग होना, माइग्रेशंस की मैसिव वेव्स और ऐसे अजीम नेशनल डेट्स जिन्हें उतारना अब पॉसिबल ही नहीं लगता। ये वो सारी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देंगी। लेकिन इस सारी गहरी एनालिसिस में जांग एक बहुत ही पॉजिटिव सोल्यूशन भी देते हैं। उनके मुताबिक जब बड़े सिस्टम्स और एम्पायर्स फेल होते हैं तो बचने का वाहिद रास्ता यही है कि हम एक कम्युनिटी बनकर एक फैमिली की तरह साथ खड़े हों। उनका कहना है कि लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल सतह पर सॉल्व करना और एक अच्छा इंसान बनने की सिंपल चॉइस ही है जो आखिर में इस दुनिया को बेहतर बनाएगी और सर्वाइवल इंश्योर करेगी। तो आखिर में सबसे मेन सवाल यही रह जाता है, क्या हमारी कम्युनिटीज वाकई इस ग्लोबल चेस बोर्ड के कंप्लीटली रीसेट होने से पहले खुद को स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनाने के लिए तैयार हैं? ये थीसिस वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।